प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई। एक तो वकील की तब्दीली का ऐलान और दूसरा एक नई दरख्वास्त डाले जाने का ऐलान। इन दोनों चीज़ों के बाद ऐसा लगता है कि केस शायद कुछ नई रुख इख्तियार करेगा। इसके अलावा अगर हम लाहौर में बात करें तो नैब अदालतों में जहाँ पर जजेस मौजूद नहीं थे, अब जजेस की तैनाती हो गई है, तो शहबाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उन पे भी अब समाअत का दोबारा आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा बैंकिंग कोर्ट पे भी उनके केसेस चल रहे हैं। तो बहुत सारे शरीफ ख़ानदान के ऊपर चलने वाले केसेस जिसमें हमेशा अता तारड़ साहब मौजूद होते हैं और इन तमाम केसेस पर उनकी गहरी नज़र भी है और वो मुशावरत का हिस्सा भी होते हैं। अता तारड़ साहब आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब। मैं सबसे पहले तो कल जो चीज़ें हुई उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। अमजद परवेज़ साहब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से वो केस लेकर चल रहे थे, लेकिन ऐलान किया गया कि वकील को तब्दील करना है। मेरा सवाल यह है कि क्या अमजद परवेज़ साहब ने खुद माजरत की है कि वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, या फिर आपने फैसला किया है, मरियम साहिबा ने फैसला किया है कि वकील तब्दील करना ज़रूरी है यहाँ पर? बहुत शुक्रिया असद साहब। आपकी भी केसेस के हवाले से बड़ी गहरी नज़र होती है और आप कोर्ट रूम में खुद मौजूद होते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग में आपको भी मैं देखता रहता हूं। और ये एक नई आपने एक रिवायत डाली है जिसको मैं समझता हूं कि ये बड़ी हेल्दी है कि लोगों को पता लगना चाहिए कि कोर्ट रूम में एक्चुअल इवेंट्स होते क्या हैं एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की नज़र से। देखिए, बात ये है कि अमजद परवेज़ साहब का बड़ा सीवियर इशू था, उनकी बैक एक का, उनके MRIs हुए, उनके टेस्ट हुए, डॉक्टर्स ने उनको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से मना किया। अब एक आध पेशी पे जब उन्होंने एडजर्नमेंट लेने की कोशिश की तो ऑनरेबल बेंच की तरफ से उन्हें कहा गया कि आप बैठ के आर्ग्यू कर लें, आपसे बैठ के आर्ग्यू नहीं होता तो हम आपको बेड भी आजकल आ गए हैं, बेड मंगवा देंगे। अब अमजद परवेज़ साहब ने इस चीज़ का प्रेशर भी फील किया कि एक जेन्युइन आपकी बीमारी है और आप अगर एक डेट लेना चाह रहे हैं, जब किसी भी आम शहरी के केस के अंदर आपको डेट मिल जाती है अगर वकील की फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो इस केस में क्या ऐसी खास बात है कि इसको वीकली बेसिस पे चलाया जा रहा है? अमजद साहब ने कहा जी आप, हमने उन पे प्रेशर डाला, हमने कहा जी वो जज साहबान कहते हैं कि आप पेश हों। उनका कहना ये था कि मैं इस प्रेशर में काम नहीं कर सकता, मैं ट्रैवलिंग मेरे लिए मेरी हेल्थ का इशू है, आप कोई और वकील कर लें। अब उसके अंदर ऑब्वियसली हमने उनको दरखास्त तो की है कि आप लीगल टीम से रद्दी इख्तियार मत कीजिए, बल्कि लास्ट पेशी पर जब ख्वाजा आमिर फारूक साहब ऑर्डर डिक्लेयर कर रहे थे तो मैंने बीच में थोड़ा सा जिसारत की और मैंने उन्हें कहा कि जी इन्होंने जरूर माजरत की है मगर हमारी लीगल टीम का अभी भी ये हिस्सा है, तो आने वाले दिनों में एक और वकील को भी हम एंगेज। तो उनका वकालतनामा वापस ना लेने की यही वजह है? वो वापस भी आ सकते हैं? जी एग्जैक्टली, हमने उनको दरख्वास्त की है कि वो अपनी इस फैसले पर नजरसानी करें और आगे केस मेरिट्स पे आर्ग्यू होना है तो मेहरबानी फरमा के लीगल टीम का हिस्सा जरूर रहें, मुशावरत का जरूर हिस्सा रहें और जहां जरूरत पड़ेगी उनको रिक्वेस्ट करके वापस लाया जा सकता है। अच्छा अता साहब, हम जहां उनकी सेहत का या कमर का मसला बयान करते हैं वहां हम देखते हैं अभी चंद दिन पहले उन्होंने नैब कोर्ट में खड़े होकर 3.5 घंटे तक दलाइल दिए मीर शकील रहमान केस में। अगर उनकी कमर का ऐसा प्रॉब्लम है तो 3.5-4 घंटे तक वो खड़े होकर दलाइल देते रहे और यहाँ से तो इस्लामाबाद के आधे घंटे की फ्लाइट। और फिर ये रोजाना केस नहीं है, ये आप जानते हैं महीना मांगा जाता है, 20-25 दिन की तारीख मिल जाती है या चले 2 हफ्ते की तारीख मिल जाती है, तो डे टू डे नहीं है और फिर 1-1.5 घंटे की समाअत होती है। एक तो लाहौर इस्लामाबाद मेरी इतला के मुताबिक कोई फ्लाइट्स नहीं है आजकल, अब वो फ्लाइट ऑपरेशन बंद हैं और कोई फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं कर रही। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो 4-4.5 घंटे का सफर है बैठ के, वो उनके लिए मुमकिन नहीं है। खड़े होना, चलना फिरना, उससे डॉक्टर ने उनको बिल्कुल मना नहीं किया, बट एक जगह पर बैठ जाना और फिर ये 4 घंटे का सफर करना उस पर जरूर मना किया है। और लाहौर में जो अदालतों में वो पेश होते हैं उसमें बीच में ब्रेक भी आती है, उसमें आप चल फिर भी सकते हैं, आपकी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। तो ये उनको डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्टली एडवाइस किया था कि आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, आपने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना, यानी स्टेशनरी किसी एक जगह पे आपने बैठे नहीं रहना, उससे आपका ये मसला मजीद खराब। सही है। अच्छा, ट्रैवल के दौरान ठीक है। चलिए अता साहब ये बताइए कि एक नई दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त मांगी मरियम साहबा ने कल और आप भी वहाँ पर मौजूद थे। आप जानते हैं कि किसी भी मरहले पर कोई भी नई दरख्वास्त डाली जा सकती है केस में, तो इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत थी?
देखिए, ऑब्वियसली कोई भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है, किसी भी मौके पर डाली जा सकती है। ये बाकायदा एक हक है एपेलेंट का कि वो इस हक को एक्सरसाइज करे। मगर मरीम नवाज शरीफ साहबा ने ये बेहतर जाना कि बेंच के ये नोटिस में ज़रूर बात दे दी जाए कि आने वाले दिनों में एक एप्लीकेशन फाइल करनी है, और शायद वो उसी पेशी पर हो जाती, मगर ऑब्वियसली अभी नया काउंसिल इंगेज करते हुए टाइम लगेगा, इसलिए वक्त की इस्तदा की गई। मेन मकसद ये था कि हमें वक्त दरकार है दो चीज़ों का। तो एक वक्त ये दरकार है कि हम नया अपना वकील इंगेज करें, दूसरा जो वक्त दरकार है बिफोर द केस कैन प्रोसीड ऑन मेरिट्स, यानी जब केस अपने मेरिट्स के ऊपर आने से पहले हम एक एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, उस एप्लीकेशन की तैयारी के लिए भी वक्त दरकार है। पहले वकील एंगेज होगा, फिर वो एप्लीकेशन तैयार करेगा, फिर वो कोर्ट के रूबरू पेश की जाएगी। तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो कोर्ट के सामने इस्तदा की वो ये की कि मुझे 1 महीने का वक्त दिया जाए, ये दोनों काम हम उस 1 महीने में मुकम्मल करना चाहते हैं। सही है। अच्छा, ये जो दरख्वास्त आ रही है अब, ये क्या इसमें नए इंकशाफात आ रहे हैं, कुछ वीडियोस हैं क्या, कुछ ऑडियो सबूत हैं? आप कल जैसा कि मरियम साहबा ने कहा कि कच्चा चट्टा खुल जाएगा कि किसने कराया, क्यों कराया, उसका मकसद क्या था, तो क्या कुछ नई वीडियोस रिवील होने जा रही हैं अता साहब? नहीं, देखिए, ये मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज शरीफ साहबा इस केस में एपेलेंट हैं, और देखिए जब मियां नवाज शरीफ साहब इस केस में मेन अक्यूज थे, उनका केस एडजर्न कर दिया गया, उनकी वापसी तक उसको मौखर कर दिया गया, तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा पे तो मुआवनत का इल्ज़ाम है। हम ये समझते हैं कि जिस पे मुआवनत का इल्ज़ाम हो, जब तक मेन केस के मेरिट्स नहीं सुने जाएंगे तो मुआवनत कैसे साबित होगी? और मैं ये मानता हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि आपके इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते अगर केस को आप अलहदा करके सुनते हैं मियाँ साहब से। तो ये देखिए, बतौर एपेलेंट मरीम नवाज शरीफ साहिबा का ये हक है कि वो क्या एप्लीकेशन लाती हैं। सिंस एक लॉयर क्लाइंट प्रिविलेज भी होता है, उन्होंने उसके कंटेंट्स जो हैं वो उसका इजहार नहीं किया, वो पब्लिक नहीं किए, तो इसलिए मैं भी समझता हूँ कि मैं भी ड्यूटी बाउंड हूँ कि जब तक वो खुद इसको पब्लिक ना कर दें तो इस पे मजीद डिटेल्स तो हम भी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ क्लू लेना चाह रहे थे आपसे, डिटेल्स तो हम भी नहीं मांग रहे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि नैब में जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस चल रहे थे वो पिछले 4 महीने से नहीं चल पा रहे थे क्योंकि जजेस नहीं थे, ट्रांसफर होने के बाद नई अपॉइंटमेंट्स हुई नहीं थी और फिर ड्यूटी जस्टिस से तारीखें मिल रही थी। अब जजेस आ गए हैं, अब अमजद परवेज साहब जो हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब के भी वकील हैं, हमजा के भी वकील हैं, और आप जानते हैं कि नैब लाहौर में 3 केसेस चल रहे हैं, आशियाना भी है, रमज़ान शुगर मिल भी है, फिर मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी है। अमजद परवेज साहब की मसरूफियात शायद बहुत बढ़ जाने वाली हैं आइंदा चंद दिनों में, क्योंकि बाज़ औक़ात हफ्ते में 2-2, 3-3 मरतबा भी पेश होना पड़ता है इस केस में। तो क्या यहाँ पर भी इम्कान है कि अमजद परवेज साहब तब्दील कर दिए जाए? नहीं, देखिए, क्योंकि उनको ट्रैवलिंग से मना किया गया है, वो एक लाहौर बेस्ड लॉयर हैं, उनका घर लाहौर में है, उनका दफ्तर लाहौर में है, उनकी सारी प्रैक्टिस लाहौर में है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें दिक्कत नहीं आएगी। मगर आपने सवाल क्योंकि जजेस की तैनाती के हवाले से किया, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे कासिम खान साहब जी, वो अपनी रिटायरमेंट से पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जजेस और सबऑर्डिनेट जुडिशरी के बहुत सारे जजेस का तबादला करके गए थे जी। उन्होंने बहुत अकाड़ पचाड़ करके उनकी स्वास्थ्य उनका हक था, वो करके गए जी, उनका इख्तियार था। उसके बाद जब शहजाद अकबर साहब जो हैं, इन्होंने इस मामले पे लबकुशाई करना शुरू की। मेरे नोटिस में है कि फरूक नसीम साहब ने, शहजाद अकबर साहब ने और इन लोगों ने, फवाद चौधरी साहब भी इसका हिस्सा हैं, इन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस को एक खत लिखा है कि जो जजेस की तैनाती की जाए वो फेडरल गवर्नमेंट से पूछ के की जाए। हालांकि कानून में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट या गुंजाइश नहीं है। कानून के अंदर जो जज, स्पेशल जज है, वो फेडरल गवर्नमेंट से डेपुटेशन पे जरूर आता है और वफाकी हुकूमत उसकी खिदमात लाहौर हाई कोर्ट के सपोर्ट जरूर करती है, मगर मशावरत का अमल होना या कहना कि जी फलां को लगाएं फलां को ना लगाएं, और ये कहना कि साबिक चीफ जस्टिस ने गलत किया था कि वो जजेस की ट्रांसफर बगैर वफाकी हुकूमत की मशावरत के करके गए थे, तो ये मामला इतना क्लियर नजर नहीं आता। ये मामला मुझे तो मुतनाज़ा लगता है। और इसके अलावा बार बार शेख रशीद साहब का, फवाद चौधरी साहब का कहना कि अपोजिशन रहनुमाओं को हम सजाएं दिलवाने जा रहे हैं, अदालतें उनके खिलाफ फैसले करेगी, तो ये मामला इस तरह होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक है।
ठीक। और ये वफाकी हुकूमत को सही है। वो जो कहा गया फवाद चौधरी साहब की तरफ से भी अता तारड़ साहब, वो शायद एक दूसरे केस की बात की गई थी जो कि FIA के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, और आप जानते हैं कि उसमें अभी आप भी मौजूद थे असम गोंदल साहब की अदालत में जब पेश हुए, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब का आर्गूमेंट ये था कि नैब में जो केस आया है वो रेप्लिका है, नैब के केस का रेप्लिका है ये FIA का केस, और वहां पर हम सारे जवाब दे चुके हैं। और हमजा साहब ने भी हाथ खड़ा करके यही कहा था कि ये सारे सवाल जो FIA पूछ रही है ये नैब के पूछे गए सवालों के जवाब में हम बता चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा से गिरफ्तार करने या इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने ऑर्डर किया शहबाज शरीफ साहब को और हमजा को कि आप इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करें, तो अब उनको ज्वाइन करना पड़ेगा और FIA के सवालों का जवाब देना होगा। क्या आप समझते हैं कि ये शहबाज शरीफ साहब और हमजा जो कि तफ्तीश शामिल है, तफ्तीश नहीं होना चाहते थे, उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है? नहीं, ऐसा है नहीं। मैं इसको मुख्तलिफ पैराए में देखता हूँ। एक तो हमजा शहबाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ शामिल तफ्तीश उसी दिन हो गए थे जब आज से 1 साल पहले जब वो कोट लखपत की जेल में थे, वहां पर FIA हुकाम ने उनसे पूछगछ की थी। उसके बाद जब जब FIA ने बुलाया है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को 1 दफा बुलाया, वो हाजिर हुए। हमजा शहबाज शरीफ साहब को 2 मरतबा बुलाया, वो दोनों पेशियों पर गए। जो रिटन सवाल नामे भिजवाए गए थे उनके जवाब भिजवाए गए। तो मैं तो ये मानता हूं कि शामिल तफ्तीश ना सिर्फ शामिल तफ्तीश हैं, बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेशन होती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के साथ जो ताउन करना होता है, वो भरपूर ताउन भी किया है। और देखिए, आप अदालत में मौजूद थे, गोंदल साहब ने ये भी क्वेश्चन किया तफ्तीशी अफसर से, FIA ने क्या काम किया? बिल्कुल सही, सरजनिश की। उन्होंने कहा जी आप मैंने केस डायरी लिखी है, वो 2 जुलाई को लिखी है और वो 4 लाइनों की लिखी है, जब केस में दामी कोई नहीं है। 58 वॉल्यूम्स नैब अपने इस पे जमा करा चुका है रेफरेंस में अदालत के अंदर, और जो FIA है वो तफ्तीश में आगे पेशरफ्त करने में नाकाम रही है। सबूत और शवाहिद दुरुस्त आपने अता साहब के अदालत ने सजनिश की थी FIA हुकाम की और तफ्तीशी की कि आपने काम क्या किया है, 2 महीने में 4-4 लाइनें की 2 डायरियां लिखी हैं, ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब प्रोग्राम में शिरकत करने। अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ चीज़ें जो अभी बात हो रही थी अता तारड़ साहब से, वहाँ से मैं शुरू कर लेता हूँ और फिर कुछ और सवाल अली मोहम्मद खान साहब के सामने रखूँगा। बहुत शुक्रिया सर। मेरा सर पहला सवाल तो यही है, अभी जो आप अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि वाकई वज़रा जो बयान देते हैं कि शहबाज शरीफ अब जेल जाने वाले हैं, अब इनको पकड़ लिया जाएगा, ये अदालत में मामला चल रहे हैं, जब आप ये कहते हैं कि इनको पकड़ लिया जाएगा और कुछ दिन के बाद उनकी वाकई गिरफ्तारी केस में हो जाए, तो फिर क्या ऑपोजिशन जो है वो ये कहने में हकबजानिब नहीं होगी कि आप असरअंदाज हो रहे हैं, या आपको कैसे पता था कि गिरफ्तारी होने वाली है? आपने जो सवाल किया है उनके हवाले से, देखें, पहली बात तो यह है कि अदालती मामलात में मैं तो इस बात से एग्री करता हूँ कि पेशन गोई किसी भी शख्स को, चाहे वजीर हो चाहे कोई जर्नलिस्ट हो, किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये एक जज के एक जो है उनका इस्तेकाक है, कोई भी मोहतरम जज हो, कि उन्होंने शवाहिद को देख के किसी को जेल भेजना है या नहीं। मुझे या आपको किसी को, मैं हकीकतन आपको बता रहा हूँ, किसी वजीर या किसी आदमी को पहले या किसी जर्नलिस्ट को पता नहीं होता कि कोई बंदा जेल जाएगा या नहीं जाएगा। हाँ, यह है कि क़राइन पे आप अगर कोई अपना तज्जिया दें कि हालात के तनाजुर में मुझे महसूस हो रहा है कि जिस तरह उनके पास कोई सबूत नहीं है, जो कि इनके पास नहीं होते, ना इनके पास रसीदें ना इनके पास सबूत हैं, ये तो पुरानी बात है। शरीफ फैमिली के पास ना रसीदें ना सबूत हैं, इनके पास सिर्फ खतरी खत होता है जो वक्त के मुनासबत से कभी ले देते हैं वहाँ और कभी वापस ले लेते हैं। तो आप एक इजमाली तौर पर अपना एक तज्जिया दे सकते हैं कि मुझे लगता ही है, लेकिन कोई अगर इस तरह की पेशन गोई करता है, मैं नहीं समझता कोई वजीर ये कहता है कि जज उसको जेल भेजेगा। वो अपने एक तज्जिया देते हैं, अगर तज्जिया है, उनकी राय है, फिर तो ठीक है। अगर इंफॉर्मेशन है वो, और आप समझते हैं ये तज्जिया देने से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि मामला जब अदालत में होता है तो ये तज्जिया नहीं करने चाहिए कि ये जेल जाएंगे। इस केस में तो जज साहब फैसला ही करेंगे कि ये जेल जाएंगे, ये नहीं कहना चाहिए। नहीं, देखें, ये कोई फिक्स स्टैंड तो नहीं है ना, मतलब ये एक आजाद मुल्क है और यहाँ आप अपनी राय दे सकते हैं। मैं आपको दोबारा ये कह रहा हूँ, अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे पता है कि जेल जाएंगे या मेरी, वो गलत है। अगर कोई राय दे रहा है कि भाई हमें लग ही रहा है कि बंदा जेल जाएगा क्योंकि रसीदें नहीं है, सबूतें नहीं है, कोई के पास दलाइल नहीं है, वो एक राय है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक और केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरियम साहबा के हवाले से। उसमें बहुत सारे लोग ये तवक्को लगाए बैठे थे ऐसे ही कि मरियम साहबा ने जो अपील दायर कर रखी है उसमें उनकी, अगर उनकी सजाएं बरकरार रहती हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वो एक बार फिर जेल जाएंगी, फंस जाएंगी। लेकिन उन्होंने एक नया मोड़ दिया इस केस में। वो कह रही हैं कि अब मैं एक नई दरख्वास्त डालूंगी और उसमें मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि इसका मास्टर प्लान किसने बनाया था,
इसकी ये कहां पर प्लान हुआ, किसने किया, किसने किसको हिदायत दी और क्या इसका मकसद था? नए सबूत, या शायद वो वीडियोस भी हो सकती हैं, वो कुछ ऑडियोज भी हो सकती हैं। आप इसको एक नया मोड़ देखते हैं इस केस में? देखिए, मैं तो एक सियासी कारकुन या एक सियासतदान कह लें या एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक अदालत का एक अपना सा तालिब इल्म और एक वकील भी हूँ जी। इतना मुझे पता है कि बाहर हम लोग जितनी भी सियासतदान बढ़ के मार लें, अदालत जो है वो कंक्रीट सबूतों पे और मजबूत दलाइल पे फैसले देती है। वहाँ जज्बातियत और वहाँ ड्रामा निगारी नहीं चलती। और बदकिस्मती से हमारी जो बहन है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनकी मजबूरी या इनका कोई कमजोरी सियासत की समझ लें कि सियासत को सियासी मामलात के तौर पर डील करने चाहिए, अदालत को अदालती मामलात के तौर पे वो इसको उलट पुलट कर देती हैं। यानी कि आप मुझसे एक ऐसी मोहतरम खातून के एक बयान के बारे में आप राय लेना चाह रहे हैं जिनका एक बयान ये भी मौजूद है कि मेरी पाकिस्तान से बाहर तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आपसे मेरा एक काउंटर सवाल है, जो मुझे हक तो नहीं है क्योंकि मैं जवाब देने बैठा हूं, लेकिन आपसे मेरा सवाल है कि कोई प्रॉपर्टी आपको नजर आई पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर या नहीं? तो अगर वो बात गलत है तो मैं किसी नई बात पे कैसे यकीन कर लूं? और उसके साथ साथ एक और बात थी जी, यही मोहतरम खातून इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ये बयान भी दे चुकी थी कि आप अगर मियां साहब को इंसाफ की जमानत हमें कोई दे दे, उनकी जिंदगी की और इंसाफ की जमानत दे दे तो कल उनको वापस बुला लें। मतलब है वो बीमार नहीं थे और इंसाफ की जमानत नहीं, तो आप वो आ रहे हैं ना सर। आज जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि वो आ रहे हैं पाकिस्तान और इसी साल आ रहे हैं पाकिस्तान में। आपको बयान सुनवाना चाहता हूं। आज उन्होंने जब नैब में पेश हुए और नैब ने जावेद लतीफ साहब से भी 29 सवाल किए जिसके वो जवाब नहीं दे सके और कहते रहे कि मैं खानदान की जायदाद है, उनसे जाकर पूछें। लेकिन जावेद लतीफ साहब ने क्या कहा आज नैब के बाहर खड़े होकर, जरा सुन लीजिए। दो तरह से नवाज शरीफ को लाया जाने की सोच है। एक तो ये है कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तानी कौम को इस भंवर में फंसे हुए देखकर बाहर नहीं रह सकता, वो इस कौम की क़यादत करने के लिए खुद आ रहा है। एक और भी हल है, हल ये है निकालने वाले ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ के अलावा इस भंवर से इस पाकिस्तान को कोई निकाल नहीं सकेगा, ये मिन्नत करके लेकर आएंगे। अली मोहम्मद खान, मतलब यह है कि इमरान खान साहब से मायूस होने के बाद और तहरीक इंसाफ से मायूस होने के बाद दोबारा यह फैसला किया गया है कि नवाज शरीफ ही को लाया जाए क्योंकि इस कौम को भंवर से वही निकाल सकते हैं, इसलिए भी वो वापस आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जी वो भाग गए। देखिए, जो अदालत से मफरूर होता है तो उसको फिर आप जो भी लफ्ज़ दें, आप, मैं तो वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करूँगा जो आपने यूज़ किया है। मैं तो ये कहूँगा कि अदालत से मफरूर है, ही इज़ अ फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ। अदालत, जिस अदालत के सामने आज हमारी बहन मरियम साहिबा खड़ी थी, उनकी बच्ची साहबजादी, वही अदालत से तो मफरूर है। वो अदालत उनको बुला रही है। देखिए, कोई लीडर उन्होंने लीडरशिप करनी है, कौम को कोई बहुत बड़े भंवर से, उसी भंवर से निकालना है जिसमें वो धकेल चुके थे, तो वो बेशक निकालें, लेकिन भंवर से निकालने से पहले अदालत का भी सामना करें। बाकी उनका मुल्क है, वो इस मुल्क के जो हैं वो इसके रिहायशी हैं, इसके वो बेटे हैं, उनका हक है वो आएँ, लेकिन बरास्ता अदालत आना पड़ेगा, बरास्ता जेल लीडरशिप की तरफ जाना पड़ेगा। अपने कर्मों का फल तो पहले खाएं, पहले अपने किए हुए कामों का जवाब तो दें। अदालत से आप गए थे बीमार बन के, आपकी बेटी अदालत के बाहर कहती है कि वो कल मुझे जमानत दे दें, इंसाफ मिलेगा, कल आ जाएं। मतलब आप बीमार ही नहीं थे, आपने सिर्फ ढोंग रचाया था। ये तो नहीं करना चाहिए। लीडर तो झूठ नहीं बोलता। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, लीडर तो फरार नहीं होता जी, लीडर तो मफरूर नहीं होता। लीडर तो सामना करता है, तख्तेदार पे चढ़ता है, लेकिन सामना करता है आंखों में आंखें डाल के, डील नहीं करता, एनआरओ नहीं लेता। हमने तो यही सीखा है। सही है। चलिए, वो अली मोहम्मद खान साहब, एक फजलुर रहमान साहब ने भी इंपॉर्टेंट बात की है। वो कह रहे हैं कि पीडीएम, एक तो उन्होंने बिलावल के हवाले से कहा, वो तो पीपल्स पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने कहा बिलावल ने तोड़ी पीडीएम। लेकिन एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये, उन्होंने कहा कि जो ऑफर बिलावल को की गई थी और उन्होंने कबूल कर ली, वही ऑफर मुझे भी की गई थी और मैंने कबूल नहीं की। ये जाहिर है, मैं तो ये समझ रहा हूं कि उनका इशारा आप ही की तरफ है कि आप ही ऑफरिंग करते फिर रहे हैं और उनको अपने बिलावल को अपने साथ मिला लिया। ये क्या ऑफर्स कर रहे हैं आप लोग? देखें, एक उर्दू में कहते हैं कि लकीर पीटना, और एक होती है खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जौन साहब को पसंद है वो मौलाना साहब पे लगा दें, क्योंकि हारा हुआ खिलाड़ी कुछ ना कुछ तो कहता है।
कभी जो बच्चा फेल होता है एग्जाम में, कभी उसने कहा है कि मैं फेल हुआ? कभी जो हार जाता है वो हमेशा कहता है मेरे साथ धांधली हुई, जनाब इसने फलाना कर दिया, मेरा कैच पकड़ लिया, ये फलाना, ये वो हो गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब हैज लॉस्ट हिज कंस्टिट्यूएंसी, हिज पॉलिटिक्स फेयर एंड स्क्वायर। और अब लोगों पे यहाँ पे कुफर के फितवे ना लगाएं, अपना किया जो है वो किसी और के सर पे ना थोपे। अवाम ने आपको वोट नहीं दिया, आप इलेक्शन हार गए। बाकी मैं आपको एक और बात भी बता दूं, यहाँ किसी को मुसलमान कराने की जरूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे से बेहतर मुसलमान हैं, 1450 साल से मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे गुलाम रसूल हैं। मैं तो इनसे अलबत्ता एक और सवाल करूंगा कि यहाँ पे लियाकत बाग में आके उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पे ये जो है कोई यहूदियों का एजेंडा या कोई कदियानियों का एजेंडा नाफिज करने ये लोग हैं, इस तरह की कोई बात की। और भाई खुदा के बंदे, हम सब मुसलमान हैं। अगर आप गुलाम रसूल हैं, हम आपसे बड़े गुलाम रसूल हैं। यहाँ पे असम्बली के अंदर अल्लाह ताला के करम से यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत मैंने खुद अपना वहाँ पे स्पीच करके हुकूमत की तरफ से मनाया है। और सन 1974 के बाद 7 सितंबर के बाद पहली बार ये 51 साल बाद जो है यहाँ पे एक ऑफिशियली हमने यहाँ पे ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम किया। तो भाई हम सब मुसलमान हैं। और सही बुखारी की हदीस है, ये बात मेरी उन तक पहुँचा दें कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातम नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो कोई किसी को काफिर कहता है, वो अल्लाह ताला के फरिश्ते उस बात को ऊपर हवा में तोलते हैं, उस बंदे के बारे में चेक करते हैं, अगर वो काफिर नहीं है उल्टा उस आदमी के सर पे थोपते हैं जो। और ये बहुत बड़ी सख्त वईद है। तो लोगों पे कुफर के फितवे ना लगाएं, एक दूसरे को यहूदी एजेंट ना कहें, ये बात तो सही है, एक दूसरे को ये जो है ये ना कहें। हाँ, सियासत पे बात करें, खिदमत पे बात करें। मैं, बिलावल जरदारी साहब, मियाँ साहब, खान साहब, आप, मैं, मौलाना साहब, हम सब मुसलमान हैं, सब गुलाम रसूल हैं। तो प्लीज मजहब को सियासी मुफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जब हुकूमत में थे और दूसरों पे फतवे नहीं आप जब हुकूमत में थे, 20 साल आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, 20 साल आप कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। आपने कश्मीर के लिए क्या किया? आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरे शरियार खान अफरीदी साहब की सिर्फ 1.5 साल की कारकर्दगी सामने रखें, आपको लग पता जाएगा। चलिए अली मोहम्मद खान साहब, 2-3 चीजें मैं और पूछना चाहता हूं। एक तो मीडिया अथॉरिटी बिल है जिस पर ऑपोजिशन भी मुखालिफत कर रही है, सहाफती तंजीमों के साथ भी इत्तफाक नहीं हो पाया। मेरा सवाल यह है कि इसका मुसव्वदा क्यों अभी तक सामने नहीं आ पा रहा? देखें, मैं समझ गया हूं जो आप जिस तनाज़र में बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसका जवाब अभी इंफॉर्मेशन की स्टैंडिंग कमेटी में दिया भी है, कौमी असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है। और वो उन्होंने ये बात भी की है कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में रख के उनकी राय से ये जो है लॉ आपके सामने लेके आएंगे। इजमाली तौर पे उन्होंने वहाँ पे ब्रीफिंग खुद दी और जवाबात भी दिए। कुछ वहाँ तल्ख जुमलों का या तुंद तेज जुमलों का तबादला भी हुआ, जो होता है बाज़ औक़ात जब क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन होता है। लेकिन मैं आपको फवाद साहब के उनकी वसातत से ये बात करूँगा कि जो उनकी मिनिस्ट्री में जो ये लॉ वो लेके आ रहे हैं, वो आप ही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खासकर वो वर्किंग जर्नलिस्ट जिनका काम जर्नलिज्म करना है और उनको उनके हकूक दिलाना। इन चीजों पर तो एतराज नहीं है अली मोहम्मद खान साहब, लेकिन जाहिर है काबिल एतराज इसमें जो है और भी वो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन आप सबको कॉन्फिडेंस में लेके किया जाएगा, कोई चीज आप पे थोपी नहीं जाएगी। ये तो फवाद साहब बार बार कह चुके हैं। जी, वो तभी होगा ना जब मुसव्वदा ऑफिशियली सामने आएगा। अभी तो हमारे पास सोशल मीडिया पर जो फिर रहा है वही हमारे पास है और हम उसी को बुनियाद बनाकर बहस करते हैं और अगले जल्दी शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह, इस पर मजीद बात भी करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए सर कि अभी आज वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत ने आज भेजा है सामान कुछ अफगानिस्तान में। क्या बता सकते हैं कि कितनी मालियत का सामान अफगानिस्तान भेजा गया मदद करने के लिए? देखिए, मेरे पास इसके लिए कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं जो मेरे पास मालूमात ना हो मैं बात नहीं करता। मेरे ख्याल में इन्फॉर्मेशन जो है अगर हम फाइनेंस वालों से ले लें या अगर पहले मुझे इस सवाल का कह देते तो मैं जरूर इन्फॉर्मेशन साहब से ले देता, या कल अगर आप चाहते हैं मैं जवाब दे दूं। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक चीज मुझे इससे मिलती जुलती हुई है कि वज़ीर ख़ज़ाना ने बगैर इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करनी चाहिए। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने जो आज कहा, एक स्टेटमेंट दी और उसका फिर उस पर तबसरे और तज्ज़े भी, और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मामला चलाने के लिए हम अफरादी कुव्वत यहाँ से भेज सकते हैं। ये वज़ीर ख़ज़ाना साहब का आपके ख्याल में अपनी ज़ाती राय है या आपके इल्म में है कि हुकूमत की ये पॉलिसी भी है? नहीं, मैंने तो मोहतरम शौकत तरीन साहब की बात नहीं सुनी, लेकिन उनका तो फाइनेंस से रिलेटेड इशू है। हो सकता है उन्होंने किसी तनाज़र में बात की हो, लेकिन इसमें अगर आपने हुकूमती मौक़िफ़ जानना है तो बेहतर होगा कि
चूँकि बहुत सेंसिटिव मामला है, इंतहाई सेंसिटिव मामला है। अफगान तालिबान के बड़े अच्छे बयानात रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से हैं, ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से। जब ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने ये बात की कि पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझते हैं और हमारे अफगानिस्तान से किसी भी हमसाये के खिलाफ किसी कार्रवाई को नहीं होने दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ इसमें मुनासिब होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इस पर कोई बात करें तो वो उसको मुस्तनद तरीन समझा जाए, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स को बिल्कुल ठीक है। चलिए हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों का जवाब शाह महमूद कुरैशी साहब से लें। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शेयर के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो मीडिया अथॉरिटी बिल की बात हो रही थी इस पर हम अज़हर अब्बास साहब से बात करेंगे कि इसकी किन शिकों पर एतराज़ है सहाफ़ियों को, कौन सी शिकें काबिल कबूल हैं जो चीज़ें अभी तक हमारे सामने आई हैं, और इसमें कुछ बात चीज़ें तो ऐसी हैं जिस पर इत्तफाक नहीं हो सकता, तो क्या उस पर सहाफ़ियों की हिकमत अमली क्या होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मीडिया अथॉरिटी बिल के हवाले से इस वक्त खूब सियासत भी हो रही है, सहाफ़ती तंजीमों का भी कंसर्न बना हुआ है। अपोजिशन की जमातें कहती हैं इसको तस्लीम नहीं करेंगे, या आज़ादी सहाफ़त पर हमला होने जा रहा है। बिल का असल मुसवदा अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं उसको लेकर डिबेट हो रही है और उस पर बातचीत भी हो रही है। हमारे साथ मज़हर अब्बास साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। मज़हर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर ये बताइए कि क्या सहाफ़ती तंजीमों के जहन में ये है कि फ़ेक न्यूज़ को रोकने की आड़ में मीडिया की आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश हो रही है? क्या ये लगता है सहाफ़ती तंजीमों को? सिर्फ यही नहीं लगता। देखिए, फेक न्यूज़ के कोई भी जो जर्नलिस्ट होगा वो फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं होगा, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा वो खुद डैमेज होता है। और फेक न्यूज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो सिर्फ जर्नलिस्ट ही फेक न्यूज़ देते हैं, पॉलिटिशियंस भी फेक न्यूज़ देते हैं, और इवन प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे भी फेक न्यूज़ आ जाती है जिसकी बाद में तरदीद हो जाती है या उसको यू टर्न कह दिया जाता है, या और सिर्फ वही नहीं, अपोजिशन की लेवल पे। तो फेक न्यूज़ के तो कोई भी हक़ में नहीं है और फेक न्यूज़ की रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन क्या ये सिर्फ फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए किया जा रहा है? अगर सिर्फ फेक न्यूज़ की रोकथाम के लिए किया जा रहा होता तो आपको एक ऐसी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आपको वो कवानीन को सख्त करने की ज़रूरत थी जो ऑलरेडी है। आप पैका को अमेंड कर देते, पैका को और वो कर लेते, पैका के थ्रू इस चीज़ को कर सकते थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जिसका ताल्लुक ही जो है इस तरह के क्राइम से, उसको रोक सकते थे आप उसमें। आप सोशल मीडिया को ब्रॉडर तरीके से ला के सोशल मीडिया की रेगुलेशंस कर सकते थे स्टेक होल्डर से बात करके। आप शुरू हुए हैं मोशन पिक्चर से जी, और आप पहुंचे हैं डिजिटल मीडिया तक, यानी सोशल मीडिया, मोशन पिक्चर्स 79 का एक्ट, फिर न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ कंडीशन सर्विस एक्ट, जिसकी सबसे ज़्यादा ये बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जब उनका एक्ट ही ख़त्म कर रहे हैं आप, तो फिर वेजेस का तयन कौन करेगा? उस चीज़ को आप ले लें। फिर आप प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान को ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा को ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप बुक्स, न्यूज़ एजेंसीज, बुक्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। तो आपने तो मीडिया का कोई फोरम नहीं छोड़ा जिसको आप जमा करके उनको सबको एक ऐसे कंट्रोल में लाना चाहते हैं कि जिसके मकासद बहुत ज़्यादा मनफी नज़र आते हैं, डेंजरस नज़र आते हैं। अच्छा साहब, इसमें जो आर्गूमेंट दिया जाता है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, वो आर्गूमेंट ये देते हैं कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उस वक्त की ज़रूरत के हिसाब से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे, और आज की ज़रूरत ये है ख़ासतौर पर डिजिटल मीडिया आ जाने के बाद कि इन तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आएँ। और हम सिर्फ यही कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन उसकी वो ये देते हैं, वो कहते हैं कि हम सिर्फ यही कर रहे हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आ रहे हैं, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसकी आड़ में हम ये समझते हैं कि कुछ ज़्यादा कवानीन को सख्त किया जा रहा है। एक आड़ में नहीं ला रहे, वो इन सारे कवानीन को खत्म करके एक नई अथॉरिटी बनाना चाह रहे हैं, यानी आप रिपील कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखूं कि न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज एक्ट सिर्फ सैलरीज देने का नाम नहीं है, ये फवाद चौधरी साहब पढ़ तो ले न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज कंडीशन सर्विस एक्ट, फॉर गॉड सेक। ये इतना सिंप्लीफाई नहीं है जितना फवाद चौधरी साहब सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंट्रोल करना चाहते हैं, ये उसको आप उसमें देखें कि लाइसेंस कौन देगा, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा,
किस तरीके से वो किया जाएगा। और प्रेस एंड पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस जब आया था 60 में और उसके बाद अमेंड करके 63 में आया था, उसके तहत तमाम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके कहा गया था कि अस्तर नौ रजिस्टर्ड करवाएं। ये इतना जितना वो सिंप्लीफाई करते हैं आसानी, अगर इतना सिंप्लीफाई है ये कानून जो लाना चाह रहे हैं, तो फिर इतना छुपा क्यों रहे हैं। हाँ। आप ले आए, आप अपना कहें कि ये पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स ये कह रहे हैं जी, उन पॉइंट्स पर ये इख्तिलाफ है। ये जो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद जिस वक्त भी ये चाहेंगे किसी भी एंकर को ऑफ एयर कर सकते हैं, उसके बाद जिस वक्त भी ये चाहेंगे किसी भी चैनल को का लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं, उस वक्त जब भी ये चाहेंगे किसी डिसेंटिंग वॉइस को बंद करवा सकते हैं। तो ये तो कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मतलब जो जुर्माने इसमें ऐड किए जा रहे हैं, मतलब जो 10 करोड़ रुपया एंकर खबर देने वाले को और 25 करोड़ रुपया चैनल को जुर्माना, ये तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे फिर जो सोच कारफरमा है वो फेक न्यूज़ को रोकना शायद नहीं है, बल्कि चैनल को या सहाफ़ी को ही ख़त्म कर देना इसका मकसद लगता है, इतने ज़्यादा जुर्माने। असद देखें, अगर ये सिंसियर होते ना अपनी इस एफर्ट में, अगर ये सही मानों में सिंसियर होते, तो ये सिर्फ इस मुल्क के लाइबल लॉस को अच्छा कर दें। हाँ। इस मुल्क में मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस मुल्क में सिर्फ लाइबल लॉस को बेहतर बना लें, उसके फैसले 2 या 3 महीने में हो जाया करें। दुनिया भर में बरतानिया की सबसे ज़्यादा मिसालें देते हैं वो इनके वज़ीर आज़म और ये ख़ुद भी। वो क्या है, वो ये कि इतनी स्ट्रॉन्ग लाइबल लॉज हैं कि आप 10 मरतबा सोचते हैं कि अगर मैं ये खबर दूंगा तो मुझे कई मिलियन पाउंड्स का मुझ पर जो है जुर्माना हो सकता है। अखबारात बंद हो गए बरतानिया में, नहीं दे पाए वो, और जिनके पास थे उन्होंने दिए उन्होंने। तो लाइबल लॉस को बेहतर करें ना। आप फेक न्यूज़ को रोकते हैं, फेक न्यूज़ को रोकने का सबसे ज़्यादा मौसर जरिया लाइबल लॉज हैं। ये इनकी नीयत ही नहीं है। इनकी नीयत जो है वो ये है कि इनके मुखालिफ जो आवाज़ें हैं या कुछ लोगों को जो परेशानी है डिसेंटिंग वॉइस की, उन डिसेंटिंग वॉइस को रोका जाए, उनको दबाया जाए, उनको कंट्रोल किया जाए। जिन मीडिया हाउसेस से इनको शिकायत हैं, उन मीडिया हाउस पे ये क्लैम्प डाउन करें जी। ये सारा जो है, अगर सिर्फ फेक न्यूज़ का मामला होता तो फेक न्यूज़ को तो रोकने का बहुत अच्छे ज़राए मौजूद हैं और उनको बहुत बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये मामला न सिर्फ मीडिया, अभी तक जो सहाफ़ी तंजीमों के साथ फवाद चौधरी साहब की या मुतल्लिका लोगों की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें क्या कुछ चीज़ों पर इत्तफाक हुआ भी है, या ये ओवरऑल जो बिल है इसमें कुछ चीज़ों पर इत्तफाक मुमकिन भी है और कुछ पर मुमकिन नहीं है, या कुछ पर हो गया है और कुछ पर बाकी है? इत्तेफाक किसी चीज़ पर नहीं हुआ। देखिए, जिन तंजीमों ने ये कहा है कि अगर इन्होंने यकीन दहानी कराई कि जी तनख्वाहों के मामले में कि जी तनख्वाहें जो है वो बिल्कुल आपको तनख्वाहों के मामले में हम आपका सपोर्ट करेंगे, इसमें ट्राइब्यूनल में ये चीज़ें हैं आपके। मुझे ये बताएं, तनख्वाहों का तयन कौन करेगा? पहले तो मिनिमम वेजेस का तयन वेज बोर्ड करता था ना, तो वेज बोर्ड तो ख़त्म हो जाएगा। जिस दिन ये अथॉरिटी बनी उस दिन से वेज बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, जिसके लिए सारी ज़िंदगी सहाफ़ियों ने जद्दोजहद की, उसका खात्मा हो जाएगा। फिर तो तयन, तो तनख्वाह का तयन तो मालिक ही करेगा। फिर प्रमोशंस नहीं होंगी, ग्रेड्स ख़त्म हो जाएंगे। इसके बदलाए उनको कहा गया था कि आप मीडिया एम्प्लॉयज़ कंडीशन सर्विस एक्ट करें ताकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स भी उसमें आ जाएं। ये सिर्फ एक कवर अप कर दें। इसीलिए जिन लोगों ने इनके साथ मुलाकातें भी की हैं वो भी इनकी यकीन दहानी पर वो कर रहे हैं कि जी अच्छा, अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तनख्वाहों का वो चले, हम इस पहलू को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो पूरी अथॉरिटी को, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन भी जो सहाफ़ियों की मुखालिफ तंजीमें भी हैं जी, वो भी इनके इस झांसे में नहीं आ रहे कि आप इसकी आड़ में जो है ये अथॉरिटी बना दें। आप करें, अगर इस चीज को करना है, इसको कानूनी शक्ल दें। वो इस हद तक कह रहे हैं। मैं सर मुख्तसरन एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा, और वो ये कि इसमें एक शिक ये भी सामने आ रही है कि ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा किसी भी खबर के हवाले से, चीज़ के हवाले से, उसके खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की जा सकती है, पहले हाई कोर्ट में हो सकती थी। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर फर्ज करें किसी मीडिया हाउस पे या मालिक पे 25 करोड़ का जुर्माना होगा तो उसके नताइज कौन भुगतेगा? वर्कर भुगतेगा। जाहिर है, जब 25 करोड़ के जुर्माने करेंगे आप, तो उसने क्या करना है? उसने कुछ एम्प्लॉयज़ को फारिग कर देना है, उनकी तनख्वाहों को कट कर देगा। फिर आप क्या करेंगे?
जिसपे 10 करोड़ जुर्माना होगा, वो क्या करेगा? नौकरी छोड़ देगा ना। उसके बस में तो नहीं होगा कि 10 करोड़ पे करे जी। उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें जो हैं ये करने का मकसद सीधा सीधा ये है। और काश ये उस जमाने में ये अथॉरिटी का फॉर्मूला लाते जब ये ऑपोजिशन में थे। फवाद चौधरी तो खैर कभी भी ऑपोजिशन में मुश्किल से रहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द डे इमरान खान सही कल ऑपोजिशन में थे तो तब ये फॉर्मूला पेश करते हैं ना। सही है, बिल्कुल सही है। तो आप कह रहे हैं हुकूमत डिसेंटिंग वॉइसेस को रोकने के लिए ला रही है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब प्रोटेक्ट करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद कराची के लोगों के लिए खास खबर है, और खबर यह है सिंध के शहरियों के लिए नहीं, कराची वालों के लिए टैक्सेस में इजाफा करने का मंसूबा बनाया जा रहा है, और कई तरह के टैक्सेस सिर्फ कराची वालों के लिए नए लाए जा रहे हैं। ये क्या है, किस किस्म के टैक्सेस हैं, क्यों कराची वालों के लिए लाए जा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सिंध हुकूमत ने फैसला किया है कि KMC के बजट को बढ़ाने के लिए और उनकी आमदन को बढ़ाने के लिए के इलेक्ट्रिक के ज़रिए से 2 टैक्सेस नए लगाए जाएं, और के इलेक्ट्रिक को ये टास्क दिया गया है कि फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स लगाया जाए। ये टैक्सेस क्या है इस पर तो हम बात करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी गौर किया जा रहा है कि कराची में प्रॉपर्टी सर्वे करवाया जाए और टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। ये नए टैक्सेस कराची के शहरियों पर लाए जा रहे हैं, इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर हम इम्तियाज़ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर तवानाई सिंध। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ शेख साहब। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि के इलेक्ट्रिक को जो टास्क दिया जा रहा है कि फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स जो है वो लगाया जाए बिजली के बिलों में, पहले तो ये बता दीजिए ये टैक्स क्या हैं और इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया इस चीज़ को वजाहत करने का। देखें जी, ये जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह शुरू किया प्रोग्राम के नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत खबर है। ये आपको शायद किसी ने गलत बिलीव किया है। कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा कहीं भी, और किसी तरीके का भी इस तरह का कोई प्लान नहीं है कि कोई नया टैक्स लगाया जाए। सर, बिजली के बिलों में ये फायर टैक्स और कंजर्वेंसी टैक्स नहीं लगाया जा रहा? सर, बिल्कुल टैक्स लगाया नहीं जा रहा। आप समझे मेरी बात को। ये टैक्स ऑलरेडी नाफिज हैं। ये कोई टैक्स नए टैक्स कोई भी नहीं है, नया टैक्स कोई भी नहीं लगाया जा रहा। मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे आपको बता दूं कि कोई भी नया टैक्स पूरे सूबे में बशमूल कराची जो दारुल हुकूमत है सिंध का, कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। अब मैं आपको बताऊं कि पहले से वसूल किए जा रहे हैं KMC के लिए सर, के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों में? जी हाँ, बिल्कुल वसूल किए जा रहे हैं। और 3 टैक्सेस हैं जो कि म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से ये लिए जाते हैं। इसमें 3 टैक्स हैं, एक ड्रेनेज है, एक कंजर्वेंसी है और एक फायर टैक्स है। तो ये 3 टैक्स मिला के एक कमर्शियल म्यूनिसिपल टैक्स बनता है, जो कि अपना कराची के लोगों पे मतलब ये टैक्स लागू है। और ये टैक्स कई सालों से, आज से नहीं कई सालों से, क्या फैसला हुआ है सर? परसों की जो मीटिंग है, जो चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है, उसमें क्या फैसला हुआ, क्या करना है? मेरी बात सुन लेना। आप हमारी बात सुन तो लेना। ये 3 टैक्सेस हैं जो कई दहाइयों से ये लिए जा रहे हैं। और ये टैक्सेस क्योंकि तकरीबन कोई उसकी रिकवरी है 21 करोड़ रुपए सालाना। इन 3 टैक्सों को मिला के म्यूनिसिपल टैक्स के मद में 21 करोड़ रुपए सालाना है। लेकिन क्योंकि जिस तरह पता है कि KMC की इस वक्त माली पोजीशन अच्छी नहीं है, और वो गवर्नमेंट की ग्रांट्स पे कराची इलेक्ट्रिक अपना कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलती है, और इसमें कई लकूनाज हैं। क्योंकि अब नए एडमिनिस्ट्रेटर जो आए हैं हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, वो बेइंतहा मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने मतलब इस तरह की चीज़ें की कि जिस तरह ये रिकवरी जो हमारी जो इस वक्त 21 करोड़ रुपए है उसको किस तरह बढ़ाया जाए। तो उन्होंने एक तरीका प्लान किया कि उसको अगर हम कराची इलेक्ट्रिक के दें, और ये टैक्स जो है 100 रुपया है तकरीबन, ज्यादा टैक्स नहीं है। ये 100 रुपए के मद में है टैक्स। आम से 9 अरब रुपए इकट्ठे होंगे इसके नतीजे में। ये 9 अरब, जी हाँ, 9 अरब रुपए तो वैसे ही इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन KMC में इतना पिलफ्रिज है, इतना इसमें लकूनाज है कि ये 9 अरब रुपए जमा नहीं होते। सवाल रह गया, मैं इम्तियाज़ शेख साहब ये पूछ रहा था कि अगर ये टैक्सेस आप कह रहे हैं पहले से लिए जा रहे हैं,
तो ये गुज़श्ता रोज की मीटिंग में नया फैसला इसमें क्या हुआ है, नया इसका एस्पेक्ट क्या है जिसके बारे में के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि हम चूंकि विफाक के तहत काम करने वाला इदारा है तो आप हमें विफाक से परमिशन लेकर दें कि हम सूबे के लिए टैक्स इकट्ठा करें, इससे क्या मुराद थी? देखें, इसकी मुराद ये थी, मीटिंग हुई थी जिसमें जब ये प्रपोजल आया गया, क्योंकि वसूल करने वाला इदारा जो था वो कराची इलेक्ट्रिक को प्लान किया गया, तो वो उनके बिल्स रेगुलरली आते हैं और उसमें कुछ टैक्सेस ऑलरेडी लिए जाते हैं, जिस तरह टीवी का लाइसेंस फ़ी है और सिंध गवर्नमेंट की एक फ़ीस होती है अपना, जो कि वो कराची इलेक्ट्रिक जो है वो वसूल करता है। तो उसी तरह का ये सिस्टम लागू करने की कोशिश की गई और उनसे कंसेंट लेने की कोशिश की गई, जो कि कराची इलेक्ट्रिक ने बहुत खुशी कबूल की कि हमें कोई एतराज नहीं। शेख साहब, ये बात समझ नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि ये तो टैक्सेस पहले से लिए जा रहे हैं, अगर ये पहले से लिए जा रहे हैं तो फिर नई चीज क्या इंप्लीमेंट हो रही है? नई चीज तो कोई भी नहीं है, तो आपकी ज़बान से कल की मीटिंग में क्या फैसला हुआ? मेरा यही तो सवाल है कि कल की मीटिंग में क्या, कल की मीटिंग में देखें आपका सवाल, अभी आप जवाब तो सुन नहीं रहे ना भाई, आप जवाब तो सुने ना, आपको जवाब दे रहा हूँ ना, बड़ी तफसील के साथ जवाब दे रहा हूँ जी। कहिए। तो कल की मीटिंग में ये था कि कराची इलेक्ट्रिक से कंसेंट लिया गया कि आप ये टैक्स अगर हम आपके जिम्मे लगाएं तो आप लेंगे, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम बखुशी लेंगे, कराची की तरक्की के लिए, कराची के इलेक्ट्रिक तो नहीं ले रहे हैं जनाब, तो कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद वसूल करता है ना, ये जो कि 21 करोड़ रुपए आते हैं खुद वसूल करता है, और उसमें पिलफरेज है, इसमें चोरी है, इसमें मतलब इस तरह का सिलसिला है कि ये वसूल नहीं हो पा रहा है। कई सालों से पुराने मेयर्स में किसी ने भी इस तरह की कोशिश नहीं की कि इसको, जो कि एक लागू टैक्स है, और ये आपको ये भी बता दूं मैं, ये 100 रुपया तो जो ले रहे हैं वो मिनिमम पॉसिबल है, ये मतलब 500-500 400 रुपये भी मतलब ऑलरेडी पुरानी टैक्स लागू है, लेकिन वसूली जो 21 करोड़ रुपए है, अगर ये हम 100 रुपए के हिसाब से भी अगर हम कराची इलेक्ट्रिक के बिलों में लेंगे तो तकरीबन ये 9 अरब रुपए बनती है सालाना। तो आप ये कह रहे हैं कि 9 अरब रुपए मतलब जो टैक्सेस इकट्ठे करने थे, चूंकि कराची नहीं कर पा रही, तो इसलिए एक विफाकी इदारे की इससे रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो हमें बिजली के बिलों में ये टैक्स इकट्ठे करके दे दे ताकि केएमसी की मदद हो सके। ये पॉलिसी वफाकी इदारा नहीं है जी, वफाकी इदारा नहीं है, वफाकी इदारा नहीं है। कराची इलेक्ट्रिक प्राइवेट एंटिटी है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, सिंध हुकूमत के, बिल्कुल सिंध हुकूमत जो भी सिंध में काम करता है वो सिंध हुकूमत के मातहत काम करता है, और ये पब्लिक यूटिलिटी है, और पब्लिक यूटिलिटी में हमारा उनसे हमारा बहुत लिहाज है। उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि उसमें परमिशन चाहिए होती हैं, क्योंकि किसी भी बिल में वो अपने तौर पे कोई चीज शामिल नहीं कर सकते, जिस वजह से हमने कहा कि हम आपकी परमिशन, आपकी हमें कंसेंट चाहिए थी, तो अब हम फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता करेंगे, वजीर आला साहब उनसे बात करेंगे वफाकी। मैं इम्तियाज साहब, एक सवाल और, कराची में प्रॉपर्टी सर्वे हो रहा है और इसका मकसद ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। इस वक्त जो सूरत हाल है वो जो गुज़श्ता साल में फाइनेंशियल ईयर में इकट्ठे किए गए हैं, इस मद में जो टैक्स इकट्ठा किया गया है वो 6 शहरों से, हैदराबाद, सक्खर, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना और कराची, इन 6 शहरों से मिलाकर 1.67 बिलियन रुपए इकट्ठे किए गए हैं, और इन 1.6 बिलियन में से 1.5 बिलियन सिर्फ कराची से इकट्ठे किए गए, और बाकियों का जो शेयर है वो सिर्फ 1.5 अरब रुपया है, बाकी 5 शहरों का। और आप दोबारा सिर्फ कराची ही का सर्वे कर रहे हैं ताकि कराची में जो है वो टैक्स बेस को बढ़ाया जाए। कराची को आप देते क्या हैं जो कराची से मजीद टैक्स इकट्ठा करना चाह रहे हैं? कराची को बहुत कुछ देते हैं, कराची हमें पाकिस्तान पूरे को देता है और हम भी कराची को देते हैं, अपना शेयर देते हैं, और इस पर अलग प्रोग्राम रखेंगे तो मैं भी बता सकूंगा आपको तैयारी के साथ। बहुत शुक्रिया इम्तियाज शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ नई डेवलपमेंट अफगानिस्तान के हवाले से हो रही हैं। आर्मी चीफ और CIA की चीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसमें DG ISI भी मौजूद थे, और इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने कुछ और अनाउंसमेंट्स की हैं अफगानिस्तान के लिए। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अफगानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू करें, हमारे बहुत ही सीनियर और बहुत काबिल एहतराम रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब के इंतकाल की खबर कुछ देर पहले मौसूल हुई है। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम अफगानिस्तान के मामलात पर उनसे बहुत बात किया करते थे और वो बहुत सैर हासिल गुफ्तगू उनसे हुआ करती थी। यकीनन हम उनकी कमी महसूस किया करेंगे और उनके लिए हम दुआगो हैं। मैं जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कुछ सवाल उनके सामने रखूँगा। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आर्मी चीफ और CIA चीफ की मुलाकात हुई है एक ऐसे वक्त में कि जब कुछ दिन पहले DGISI अफगानिस्तान से होकर आए हैं और वो भी इस मुलाकात में मौजूद थे, तो इस मुलाकात की अहमियत आप क्या देखते हैं? जी देखें साहब, सुपर पावर का जो इंटेलिजेंस का इंचार्ज जब किसी मुल्क में आता है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ी अहम मुलाकात है और वो हिंदुस्तान से होकर आए हैं, जो मेरी इत्तला के मुताबिक इसको और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। और जो अफगानिस्तान में अभी सिचुएशन जैसे चल रही है तो साफ ज़ाहिर है कि बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें सिर्फ देखने की ये बात है कि क्या वो लेकर आए हैं और क्या वो ऑफर करने आए हैं जी क्या मांग रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं, क्योंकि ये मेरा अपना ख्याल है कि वो गाजर भी लेकर आए होंगे और एक स्टिक भी लेकर आए होंगे। और गाजर मुझे ये लगता है कि उन्होंने कहा होगा कि हम आपको FATF से निकलवा देंगे, हम आपको IMF के मामलात में आपको डील मिल जाएगी, ये जो आपको रेड मुल्कों में शामिल किया हुआ है इसमें कुछ कर देंगे। और उसके बदले में क्या करना होगा पाकिस्तान को? मैं जी उस पर आता हूँ। और जो स्टिक लेकर आए होंगे वो लेकर आए होंगे हम आपको सैंक्शन कर सकते हैं, हिंदुस्तान जो है ना बड़ा तिलमिला रहा है तो हमने उसको रोका हुआ है, तो हो सकता है कि हम ना रोक पाए, ये बातचीत की होगी। बात यह है कि वो यहाँ पर पैंतरा बदल के दोबारा आना चाहते हैं इसी इलाके में, इसी जोन में, क्योंकि वो इस इलाके को चीन और रूस के लिए खुला नहीं छोड़ना चाहते। उसके लिए भी दोबारा उनको पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई है, तो जरूर ये कह रहे होंगे कि छोटे भाई ऊंच नीच हो जाती है, कोई बात नहीं, आए फिर आगे चलते हैं। और वो कोई इस किस्म की बातें कह रहे होंगे कि भी हम इन्वेस्ट करेंगे अफगानिस्तान में, बेस हम अपना पाकिस्तान में बनाएंगे, या ये कह रहे होंगे कि ये मजीद चूँकि बहुत सारे मुहाजिरीन के आने का इम्कान है, जो कि इम्कान नहीं है लेकिन वो इम्कान पैदा करना चाहते हैं कि आए यहाँ पर और हम यहाँ पर एक और कैंप बनाते हैं, आपको बहुत पैसे मिलेंगे, आप फिक्र ना करें। और इस किस्म की बातचीत लगती है। और एक ये बात भी होगी जो कि इमीडिएट उनको ज़रूरत है कि जितने अमेरिकन शहरी रह गए हैं जिनके पास अमेरिकन पासपोर्ट है उनको निकालने में पाकिस्तान मदद करे, क्योंकि उन्होंने तारीफ भी किया कि पाकिस्तान ने पहले भी मदद की है। तो ये तो खैर छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बातें ये हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वो यहाँ पर दोबारा चीन और रूस के साथ मद्दे मुकाबल आने के लिए पैंतरा बदल के पॉलिटिकल फेस लेकर आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट का फेस लेकर आना चाहते हैं और उसके लिए दोबारा हमारी ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहते हैं मेरे अपने अंदाजे में। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप अभी बहुत चुकन्ना है, सब कुछ समझ चुकी है। ज़रूर उन्होंने उनकी बात सुन ली होगी तहम्मुल के साथ, बिल्कुल वो नहीं कहा होगा एब्सोल्युटली नॉट, लेकिन छोटा सा नो उनके कान में ज़रूर कहा होगा, ये मेरा अंदाज़ा है। ठीक है, तो आपके ख्याल में जनरल साहब अमेरिका पाकिस्तान से अफगानिस्तान का इस्तेहकाम नहीं मांगने आया बल्कि ज़ाती फ़ायदे मांगने के लिए आया? जी ज़ाती फ़ायदा तो बल्कि आप यूँ समझें कि अगर मैं ये कहूँ कि अदम इस्तेहकाम मांगने आया है, अच्छा, तो ये बात गलत है। क्योंकि वो यहाँ पर 20 साल जब रहा है उसने इंश्योर किया है कि यहाँ अदम इस्तेहकाम रहे, ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी कोई खास इस्तेहकाम नहीं रहा। आपको पता है तरह तरह के मामले उठते रहे हैं। क्या इस बात का कोई इम्कान जनरल साहब मौजूद है आपके ख्याल में कि पाकिस्तान FATF से निकलने के बदले या कुछ माली इमदाद के बदले और कुछ और चीज़ों के बदले या IMF की नरम शराइत के बदले क्या पाकिस्तान कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है? इस बात का कोई इम्कान मौजूद है? मेरा ख्याल है बहुत बुरा सौदा होगा, बहुत ही बुरा सौदा होगा। और इमरान खान साहब की मौजूदगी में और इस आर्मी चीफ की मौजूदगी में मेरा नहीं ख्याल कि ये हो पाएगा। आज वज़ीर ख़जाना ने एक बात की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि अगर अफ़गानिस्तान के मामलात को चलाने के लिए हम चाहें तो अगर पाकिस्तान से चाहें तो पाकिस्तान से अफराद को भेजा जा सकता है। क्या आप समझते हैं कि ये करना चाहिए पाकिस्तान को कि वहाँ पर अफरादी क़ुव्वत को भेज कर उनके सिस्टम को चलाने के लिए हेल्प करना चाहिए? ये सही फैसला होगा अगर पाकिस्तान मेरा ख्याल है कि ये तो जो कल गुजर गई उस दिन करना चाहिए था। अच्छा। इसमें तो देर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत सी ऐसी एक्सपर्टीज़ है, बैंकिंग सेक्टर में है, कारपोरेट सेक्टर में है और भी टेक्निकल सेक्टर में है। ये मिसाल के तौर पे ये जो काबुल एयरपोर्ट को
बाहर से लोगों ने आके ऑपरेट इसलिए कि अमेरिकन चाह रहे थे कि कोईती इसको आके करे, ये कतर वाले लोग आके करें। अदरवाइज मेरा ख्याल है पाकिस्तान भी ये काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकता था और पाकिस्तान को इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। बहुत सख्त कंपटीशन होगा, वहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कंस्ट्रक्शन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, टेक्निकल मैन पावर की अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी कुर्बानी भी देनी पड़े अगर, तो हमें इस वक्त अवाम की और अफगानिस्तान की जितनी हो सके हमें मदद करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जनरल नईम खादिलोई साहब प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।